Yeah, good afternoon everyone. Today we will discuss about human eye and the colorful world. You know that explanation of human eye and diseases such as myopia, hypermetropia, presbyopia and cataract, they are not there in the syllabus. So we are starting this chapter from a prism. First of all, before describing the prism, this is the most important diagram of prism, in which I'll explain you if incident ray, if a ray of light passes through a glass prism, then it bends towards the base of the prism and then finally it emerges. जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिज्म में से पास करती है तो बेस ऑफ द प्रिज्म के टुवर्ड्स ये झुक जाती है और फिर ये रे जो है एमर्जेंट रे है, जो फाइनल रे आप देख रहे हैं निकल रही है। इसके बाद यहाँ कुछ एंगल्स हैं, जैसे ओरिजिनल रे को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए और एमर्जेंट रे मिलके जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ग्लास प्रिज्म के बारे में आपको इंट्रो दे देता हूँ कि एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के बारे में हम बात करेंगे। इनका डायग्राम हमने बनाया नहीं है, पर डायग्राम कुछ ऐसा है। ऑलरेडी हमने रिफ्रैक्शन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में आपको बता चुके हैं कि जब रे ऑफ लाइट पास करती है तो किस तरीके से बिहेव करती है। रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म के अंदर रे जो एयर से ग्लास में जाती है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव होती है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास ऑब्जेक्ट, जिसके अपोजिट फेसेस हैं, जहाँ पर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है और वो पैरेलल नहीं होते एक दूसरे के। अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज सच एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फिगर में आप देख भी सकते हैं ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बना हुआ है। Triangular glass prism is a transparent object made up of glass having two triangular ends and three rectangular sides. तो दो तो इसके triangular ends होते हैं और तीन rectangular side होती हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो opposite faces हैं ग्लास प्रिज्म के F1 और F2, अगर आपके पास लकीर है तो पेज नंबर 285 पे आप ये फिगर देख सकते हैं। जो दो opposite faces हैं ग्लास प्रिज्म के F1 और F2, वो पैरेलल नहीं होते एक दूसरे को, they are inclined at an angle to one another। और जो एंगल होता है बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस, यहाँ देखिए ये दोनों ऑपोजिट फेसेस के बीच में जो एंगल है इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पर ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो QPR जो है आप ध्यान से देख सकते हैं, QPR जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। थ्रू एन एक्चुअल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लुक्स लाइक एज इट इज शोन इन द फर्स्ट फिगर 19 का A। प्रिज्म आप चाहें तो अपने फिजिक्स टीचर को बोल सकते हैं, वो आपको प्रिज्म दिखा देंगे कैसा होता है दिखने में। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन ड्राइंग रे डायग्राम इन ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग अ ट्रायंगल। क्योंकि हमें रे डायग्राम इजीली बनाने हैं, इसलिए हम ट्रायंगुलर प्रिज्म को ऐसे बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बेटा याद रखना, इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब जो एमर्जेंट रे थी वो पैरेलल आई थी, अगर आपको ध्यान हो वो टॉपिक। और पैरेलल एमर्जेंट रे और ओरिजिनल रे आपस में पैरेलल आई थी उस डायग्राम में, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब वाले में, और उसी गैप को हम लैटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पर इस बार ग्लास प्रिज्म के अंदर जो एमर्जेंट रे और ओरिजिनल रे है वो पैरेलल नहीं होती। दे आर नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बिकॉज द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर, राइट। अब बात करेंगे इस फिगर की। क्लास फिगर बना कई बार सीधा ये फिगर ही पहले आ जाता था 3 मार्कर बनाने को, पर क्योंकि अब तो फिगर तो आएंगे नहीं आपको बनाने को, तो कम से कम इतना ध्यान रखना, जब इंसिडेंट रे पास करेगी ग्लास प्रिज्म में से और जब ये पास करती है तो बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ ये झुक जाती है। ये फाइनल एमर्जेंट रे है और ओरिजिनल रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। और इसके अलावा ये जो एंगल P है QPR, इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये दो बातें बड़ी जरूरी हैं याद करने लायक। मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। मैंने पहले ही बताया बेस ऑफ द प्रिज्म के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म, क्योंकि जो बेस है वो थिकर पार्ट है, राइट, तो उसके टुवर्ड्स या थिकर पार्ट के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। द एंगल बिटवीन दी ओरिजिनल रे, इंसिडेंट रे एंड द फाइनल एमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात भी हमने, ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है।
तो इसके बाद बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। एक्टिविटी आपने की भी होगी, अगर आपने प्रिज्म के साथ नहीं की तो आप CD का जो पोर्शन होता है कम्पैक्ट डिस्क का, उसको सन की डायरेक्शन में उसे मूव करो तो उस पर आप ये रेनबो वाला पैटर्न देख सकते हो, बेशक करके देख लेना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट दो फिनोमिनाज हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म देन इट स्प्लिट्स अप इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। विबग्योर, ठीक है, विबग्योर स्टैंड्स फॉर दैट इज स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। विबग्योर में V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर व्हाइट लाइट पास करती है ग्लास प्रिज्म में से तो 7 डिफरेंट कलर्स में वो स्प्लिट अप हो जाती है। वो 7 कलर्स ही विबग्योर यानी कि इंद्रधनुष के जो आपने रंग देखे होंगे वो भी यही 7 ही होते हैं, ठीक है। रेनबो कैसे फॉर्म होता है उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्लास ध्यान रखना, when white light passes through a glass prism it splits up into 7 different colors। इससे हमें ये पता चल रहा है white light is made up of 7 colors, those colors are Vibgyor, right। और एक बात याद रखना, इसमें जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मतलब रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। तो ऊपर रेड ही आएगा, उल्टा मत बना देना, ऊपर से नीचे Vibgyor मत लिखना, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा का मतलब इसे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तक देखा जा सकता है, तभी ऊपर रेड आ रहा है। और रेड कलर सबसे लीस्ट डेविएटेड है और सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है वॉयलेट, तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। इसी वजह से रेड लाइट को ही एज अ डेंजर सिग्नल यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो काफ़ी दूर के डिस्टेंस से भी रेड कलर को देखा जा सकता है। और यहाँ जो ब्लू है इसकी वेवलेंथ इंटरमीडिएट है। ये सारी बातें आगे के टॉपिक समझने के लिए ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है, राइट। अब डेफिनेशन बता देता हूँ। सर आइजैक न्यूटन ने 1665 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक तो ये किया था कि जब व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में से पास करती है तो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट अप हो जाती है। और एक ये किया था, अगर व्हाइट लाइट देखो प्रिज्म में से पास कर रही है तो 7 कलर्स विबग्योर के मिल रहे हैं। अब वही एक इन्वर्टेड प्रिज्म में से 7 कलर पास कर रहे हैं तो वापस स्क्रीन पे कौन सी लाइट ऑब्टेन हो रही है? व्हाइट लाइट ही ऑब्टेन हो रही है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1665 के आसपास किए थे। अब मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। The band of 7 colors formed on a white screen when a beam of white light is passed through a glass prism is called spectrum of white light। मैंने पहले ही बताया ये जो 7 कलर्स हैं रेनबो के, इन्हीं के बैंड को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। The splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light। डिस्पर्शन ऑफ लाइट की यही डेफिनेशन है, जब व्हाइट लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि ग्लास प्रिज्म में से पास करती है तो 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है, राइट। इस फिनोमिना को डिस्पर्शन कहते हैं। इससे हमें ये भी पता चला व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। जो मैंने पहले बोला बस अब उसी को बुक में से रिपीट कर रहा हूँ। द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड थ्रू द ग्लास प्रिज्म। होता क्या है, डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ अलग होती है। वेवलेंथ 9th में पढ़ा है, वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वेवलेंथ अलग होगी तो ऑब्वियसली स्पीड अलग होगी हर कलर की, राइट। जैसे कि मैंने बताया रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ यानी डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, तो स्पीड भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। इसकी वेवलेंथ वॉयलेट की सबसे कम है और वेवलेंथ और स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसकी स्पीड भी सबसे कम होगी। When white light consisting of 7 colors falls on glass prism, each color in it is refracted by a different angle, with the result that 7 colors are spread out to form a spectrum. The red color is deviated the least। मैंने बताया रेड कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और वॉयलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। आप चाहें तो यही चीज़ स्पीड की टर्म में भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमने आपको ये बताया कि the 7 colored lights of the spectrum can be recombined to give back white light। कि यही 7 कलर अगर वापस इन्वर्टेड प्रिज्म में से पास कराए जाएं तो वापस हमें व्हाइट लाइट ऑब्टेन हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रायंगल PQR एक ग्लास प्रिज्म है विच इज प्लेस्ड ऑन द बेस QR एज इट इज शोन इन द फिगर, और एक दूसरा प्रिज्म है वो है P', Q', R'। आई रिपीट, ये है P', Q', R', और इसका बेस जो है Q', R' है और उसे ऊपर की तरफ
रखा गया है, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्टेक्स P एक बार ऊपर है और एक बार P डैश नीचे है। When a beam of white light is allowed to fall on the first prism PQR, then a patch of ordinary white light is obtained on the screen as behind the second prism P dash Q dash R dash। यहाँ पर white light obtain होगी। सबसे पहले प्रिज्म PQR क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में से। तो जो सेकंड ग्लास प्रिज्म है P डैश Q डैश R डैश, ये रिसीव करेगा इन्हीं 7 कलर्ड रेज को फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म और रिकम्बाइन कर देगा व्हाइट लाइट की फॉर्म में, जैसा कि आप देख सकते हैं। The recombination of 7 colors produced by first prism is due to the fact that the second prism has been placed in reverse position, due to which the refraction produced by the second prism is equal and opposite to the produced by the first prism। अब रेनबो आपने काफी बार देखा होगा क्लास, सोचा होगा कि ऐसे रेनबो कैसे नेचर में बन जाता है। रेनबो बनने की 2 कंडीशन होती हैं। रेनबो जिसे हिंदी में इंद्रधनुष भी कहते हैं। कंडीशन ये होती है बेटा कि एक तो या तो बारिश हो रही है और धूप निकल रही है, इफ इट इज रेनिंग एंड सनशाइन इज देयर, या बारिश के इमीडिएटली बाद धूप निकल जाए, ये कंडीशन होना बड़ा जरूरी है, तभी रेनबो फॉर्मेशन होता है। अब होता क्या है बेटा, मान लो बारिश हो गई और धूप निकल गई, तो स्टिल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन ऑफ वाटर आर स्टिल देयर इन द स्काई विच एक्ट एज टाइनी ग्लास प्रिज्म। छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं पानी के, बारिश के, वो रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में हमारे, ठीक है ना, और वो छोटे छोटे ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो जब व्हाइट लाइट उन ग्लास प्रिज्म में से पास करती है तो क्या होगा, तो 7 कलर्स देंगे, ठीक है ना। अभी आपने देखा ना व्हाइट लाइट ग्लास, इसी फंडे को तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब व्हाइट लाइट पास करी ग्लास प्रिज्म में से तो 7 डिफरेंट कलर्स बने, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ ही होता है रेनबो फॉर्मेशन के लिए। तो 2 कंडीशन याद रखना, इवन व्हेन सनशाइन इज देयर एंड इट्स रेनिंग, और इवन आफ्टर द रेन sunshine is there. These 2 conditions are must for formation of rainbow. Some tiny droplets of water after the rain remains in the sky which act as tiny glass prism, and when white sunlight passes through them, then it gives, by the funda of dispersion of light, it gives 7 colors. अब मैं read कर देता हूँ। The rainbow is an arch of 7 colors visible in the sky which is produced by the dispersion of sun's light by raindrops in the atmosphere. A rainbow is produced by the dispersion of white sunlight by raindrops in the atmosphere. Each raindrop acts as tiny glass prism splitting the sunlight into spectrum. The raindrops in the atmosphere act like many small prisms as white sunlight enters and leaves through raindrops. आप देखें फिगर नंबर 25, आप बना भी सकते हैं जब भी रेनबो की एक्सप्लेनेशन आए, आप देख सकते हैं ये वाला फिगर नंबर 25। इसमें बताया गया कि कैसे सनलाइट पास कर रही है छोटी छोटी बारिश के बूंदे, जो बारिश के बाद भी स्काई में रह गई हैं, वो छोटे छोटे ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही हैं। तो क्लास ध्यान से अब मैं रीड कर देता हूँ। द रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक मैनी स्मॉल प्रिज्म एज वाइट सनलाइट एंटर्स एंड लीव दिस raindrop. The various colored rays present in white light are refracted by different amounts, due to which an arch of 7 colors obtained is called rainbow formed in the sky. The formation of rainbow can be explained with the help of this diagram जो अभी दिखाया था आपको। A ray of white sunlight AB enters the raindrop at point B। जैसे कि आप ये डायग्राम देख लीजिए, लखमीर सिंह में पेज नंबर 288 पर है। ये वाला डायग्राम बनाना था एक्चुअली आप लोगों को, यहाँ पर पेज नंबर 288 पे आप लखमीर में देख सकते हैं। जब वाइट सनलाइट AB की कोई भी एक रे, सिंपल रे से समझाया गया है, वो एंटर करेगी रेन ड्रॉप पर किसी भी बी पॉइंट पर, तो रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि मीडियम दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ये जो स्पेक्ट्रम है इट विल अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट पॉइंट। बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब रे है ना ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर में जानी हो तो बाहर नहीं जा पाती, वो एंगल इतना हो जाता है कि सेम ही मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह डिटेल में अब सिलेबस में नहीं है, आई रिपीट। Thus spectrum undergoes total internal reflection at point C, जैसा कि आप देख सकते हैं सेम ही मीडियम में हो जाती है रिफ्रैक्ट। Of the raindrop at point D, the spectrum produced by the raindrops in the atmosphere is seen from the earth. The red color of the spectrum appears at the top of the rainbow, whereas violet color appear at the bottom of the rainbow. The formation of 7 colored rainbow in the sky shows
दैट वाइट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्ड लाइट्स। ठीक है ना। आप रेनबो एक सनी डे पे देख सकते हैं अगर आप स्प्रे ऑफ वाटर फ्रॉम अ फाउंटेन वाटरफॉल से, और सन आपके बिल्कुल पीछे होना चाहिए, ये भी कंडीशन है, सन बिल्कुल पीछे होना चाहिए तो रेनबो आगे की तरफ बनता है। ठीक है ना। अभी लास्ट मुझे याद है लास्ट ईयर बना था रेनबो, यहाँ पर डबल रेनबो भी बनता है कई बार। ठीक है क्लास। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन आई। थैंक यू।